एजुकेशन सोसाइटी प्रहार मिलिट्री स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती शुभा मोगावकर, प्रहार मिलिट्री स्कूल की सारी टीचर्स, सारे इंस्ट्रक्टर्स तथा मेरे सामने बैठे हुए जो अपने मोबाइल के सामने हैं, मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म नेत्रों से देख जरूर सकती हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरे बहादुर, होनहार, देशभक्त प्रहारी। कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को हर साल मनाते हैं और इस साल कारगिल युद्ध को 22 साल पूर्ण हुए हैं। हमारे देश ने कई लड़ाइयां लड़ी और आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारे देश के कई जवान, कई बहादुर सैनिक ये शहीद होते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इन युद्धों में जब सैनिक इसे वीर गति प्राप्त होती है या जब सैनिक शहीद होता है आतंकवादियों की गोलियों के द्वारा, तब उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है? क्या हमने कभी 2 मिनट रुक कर ये सोचा है कि क्या उस परिवार के छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे हैं उनको आप जैसे, मेरे जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है? क्या उस परिवार को दिवाली मनाने की इच्छा होती है, होली मनाने की इच्छा होती है, या हम सिर्फ एक सैनिक के बलिदान को एक दिन याद रखते हैं, जिस दिन हम टीवी के ऊपर देखते हैं? सिर्फ तब हमें थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन बाद में हम सब कुछ भूल जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम मशगूल हो जाते हैं। मैं मानती हूं कि यही जिंदगी का रीत है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त ये चलता रहता है और समय के साथ हम सबको चलना है। लेकिन क्या समय के साथ चलते चलते हमें इस समय में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, जिस खुशी से हम अपना जीवन जी पाते हैं, ये खुशी किसके बदौलत हमें मिली है? क्या हम ये सोच भी नहीं सकते 1 मिनट के लिए कि हम यहां पर खुशी से जी रहे हैं, वो उन सैनिकों की बदौलत? क्योंकि वो सैनिक वहां पर हमारे देश की रक्षा करता है ताकि दुश्मन अंदर ना आए और हमें परेशान ना करे। सिर्फ इसके लिए क्या हम 1 मिनट हर दिन का उन सैनिकों के लिए हम उनका स्मरण करते हुए उनके लिए नहीं बिता पाते? ये करना पड़ेगा, करना होगा, तब जाके वाकई में देशभक्ति के मायने हम समझेंगे। For your tomorrow he gave his today। ये सिर्फ हम कहने के लिए बड़े जोश के साथ कहते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब पता है? ताकि तुम कल का दिन देखो और जी पाओ, मैंने अपना आज दिया। When you go home, tell them of us, tell them that for your tomorrow we gave our today। हमने हमारा आज गवाया है ताकि तुम तुम्हारा कल देख सको। क्या कृतज्ञता का भाव मन में रखना सैनिकों के प्रति, ये सिर्फ सैनिक के परिवार और सैनिक के अपने जो साथी हैं उन्हीं का काम है? क्या सैनिक सिर्फ उनके परिवार की रक्षा करते हैं या पूरे देश? और इसीलिए
ये मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं जहां पर भी किसी कार्यक्रम में जाती हूं तो वहां पर उस संस्था को बताती हूं कि इसके बाद आपकी संस्था में कोई भी कार्यक्रम होगा तो उस कार्यक्रम को शुरुआत करने के पहले आपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आज हम ये कार्यक्रम ले पाते हैं वो सिर्फ उन शहीदों की वजह से। हम शहीदों को नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने इतने कठिन समय पर, इतने मुश्किल और दुर्गम जगह में दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ते हुए एक भी मिनट अपने घर वालों की परवाह ना करते हुए सिर्फ राष्ट्र को अपने नजरों के सामने रखा और सिर्फ राष्ट्र के लिए काम किया। सिर्फ तिरंगा उन्हें दिखा और उस तिरंगे के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस भाव को हमेशा हमने मन में रखना चाहिए। इन सारे सैनिकों को हम आज श्रद्धांजलि देते हैं। कारगिल विजय दिवस का ये कार्यक्रम है, कारगिल की विजय गाथा तो हम सुनेंगे ही। आपने सुनी होगी, आपके स्कूल में भी कार्यक्रम हुआ होगा। कारगिल के युद्ध में कितने हमारे जवानों ने और सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी वीर गाथाएं हमने बहुत सुनी है। लेकिन आज हम थोड़ा सा दूसरी तरफ जाएंगे। जाने से पहले इन सारे सैनिकों को दिल से शत शत नमन। इज्जते हुब्बे वतन, वतन सलाम करे। चूम ले चमन, चमन सलाम करे। जान देते हैं जो इज्जते वतन के लिए, वो शहीद हैं जिन्हें कफन सलाम करे। वो शहीद हैं जिन्हें कफन सलाम करे। यह साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दो कारणों की वजह से है। हमारे स्वतंत्रता को हमने 75 साल पूरे किए हैं। और दूसरा महत्व, इस साल हमारा देश ये स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जहां पर हमने पाकिस्तानियों को मजबूर कर दिया था घुटने टेकने का हमारे सामने, उस 71 के युद्ध को 50 साल हुए हैं और उसके कार्यक्रम पूरे साल भर अलग अलग जगह ये मनाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कोरोना पैंडेमिक का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि इस महामारी के दौर में भी मेरा प्रहरी ये बिल्कुल उसके गुणों के काबिलियत रखते हुए और एक सच्चे प्रहरी होते हुए वो सजग है और वो बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। इन दो कारणों को 75 साल और 50 साल खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। लेकिन हम जरूर मनाएंगे। जब ये वैश्विक महामारी हट जाएगी तब हम जरूर मनाएंगे। कारगिल युद्ध ये कैसे शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, या आप सब लोगों ने अलग अलग स्लाइड्स में देखा होगा, आपको बताया भी होगा। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे बताऊंगी जो आपको पता नहीं होगा। क्या आपको यह पता है कि कारगिल युद्ध ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचे हाइट्स पर लड़ने वाला एकमात्र ये युद्ध था।
10,000 फीट से लेकर करीब 20,000 फीट की हाइट तक हमने ये युद्ध लड़ा हुआ है। हमारे हिमालय की चोटियों के ऊपर यह युद्ध लड़ा हुआ है, जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा मौजूद थी और जहां पर ठंड होती है करीब -20 डिग्री सेल्सियस। हमारी भारतीय सेना इस कठोर वातावरण में, इतने दुर्गम इलाके पर जहां इंसान रहने के सपने भी नहीं देख सकता, वहां जीवित रहना तो दूर की बात, इंसान सोच भी नहीं सकता कि यहां पर हम कैसे रहें। ऐसे इलाकों में हमारे सैनिकों ने ना ही सिर्फ युद्ध लड़ा है, उन्होंने ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों को ये चढ़ कर गए हैं। चढ़कर जाने के बाद वहां पर चोटियों के ऊपर जो मौजूद दुश्मन था, उस दुश्मन को मार कर खदेड़ कर वहां पर अपना कब्जा जमाया और अपना तिरंगा लहराया है। आज पूरे दुनिया में ये कारगिल युद्ध, ये दुनिया के डिफेंस एकेडमीज में पढ़ाई के लिए ये एक सब्जेक्ट है कि भारत का 1999 का जो युद्ध था, वो इतनी ऊंची चोटियों के ऊपर किस प्रकार लड़ा गया था, क्या क्या भारत ने स्ट्रेटेजीज अपनाई थी, किस तरह से भारत ने अपना अप्रोच लिया था, कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया था। ये सारी चीजें, इसकी स्टडी होती है हर देश में, हर अकेडमी में। ये इसका महत्व है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ऐसा नहीं है कि कारगिल युद्ध जब चल रहा था तब किसी देश ने हमारी मदद नहीं की हो। हमारी मदद ये काफी देशों ने की हुई है। इजराइल ने हमें बहुत मदद की थी। इजराइल ने हमें हथियार प्रोवाइड किए थे। हमारे भारतीय वायुसेना को कुछ ऐसे मिसाइल दिए थे जो लेजर गाइडेड मिसाइल्स थे। और इन सारी चीजों के साथ, इन सारे देशों की मदद से हमने ये युद्ध लड़ा था। ऐसा नहीं था कि 1999 में हमने दुश्मनों को देखा और ये युद्ध शुरू हुआ। नहीं, हमारा दुश्मन कितने नापाक इरादे रखता है ये हमें पता है। पाकिस्तान किस प्रकार का राष्ट्र है वो हमें भलीभांति पता है। 21 फरवरी 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया। हमारे देश के तब के प्रधानमंत्री माननीय श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इनके बीच ये लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, जहां पर हम दोनों ने, दोनों देशों के बीच शांति बरकरार रखने के लिए हमने दस्तखत किए थे। लेकिन क्या हुआ, मई के महीने में 1999 में पाकिस्तान ने हमारे कारगिल की चोटियों पर हमला बोल दिया। लेकिन इस युद्ध की प्लानिंग जो थी, वो प्लानिंग 1 साल पहले से शुरू थी। 1998 से परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान सेना के सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने इस युद्ध की प्लानिंग शुरू की थी। और पाकिस्तान ये कैसा राष्ट्र है हम सबको पता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है। असली राज पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी करती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो। उनके सामने ये कुछ बोल नहीं सकते। और इसीलिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब मई में हमला किया था, तब नवाज शरीफ कुछ बोल नहीं पाए थे। लेकिन जब इन्होंने हमला किया
तब बड़ी शातिर दिमाग के साथ किया। इन्होंने अपने सेना के जवान उनके सेना के यूनिफॉर्म में नहीं भेजे, उन्होंने भेष बदला, उन्होंने उनको टेररिस्ट के कपड़े पहनाए और उनको भेजा हमारे देश के अंदर, यह दिखाने के लिए कि ये पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी नहीं है, ये तो आतंकवादी है जिन्होंने हमला किया हुआ है। हमें क्या पता आपके ऊपर किसने हमला किया है, हमको तो यही पता है कि आतंकवादी है। ये पाकिस्तान ने सोचा कि इस जाल में भारत फंस जाएगा, लेकिन आप भूल गए भारत ये विश्व गुरु है और भारत के सामने आपका अस्तित्व, इसका नामो निशान मिटाने की भारत में बहुत ज्यादा हिम्मत और ताकत है। हम सिर्फ आपके ऊपर रहम खाते हैं। आप भारत जैसे देश को किसी भ्रम में रखने की कोशिश मत करिए। और हमें ये तुरंत समझ गया था कि ये आतंकवादी नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर सैनिक हैं। इनके पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो कारगिल में अगर आप जाएंगे तो वहां पर कारगिल के म्यूजियम में वो सारी चीजें रखी हुई हैं। पाकिस्तान का एम्यूनिशन रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। उनके सारे यूनिफॉर्म्स रखे हुए हैं म्यूजियम में, हथियार रखे हुए हैं, उनके खाना खाने के बर्तन रखे हुए हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ये लिखा हुआ है। और आप कहते हैं कि आपने आतंकवादी भेजे, आपने भेष बदलकर भेड़ियों को भेजा। आप एक ऐसा राष्ट्र हो जो सिर्फ दूसरों का खून पीना जानता है, किसी को चैन से जीने नहीं दे सकते आप, और खासकर भारत को, क्योंकि आपका तो ये धंधा बन चुका है कि आतंकवादियों को पैसा देना और आतंकवादियों को पैदा करना, उनको ट्रेनिंग देना और भारत में भेजना। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये याद रखना, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ये जो वाक्य था, ये वाक्य जो है, उसके ऊपर पाकिस्तान 100% सही उतर रहा है, बिल्कुल सही उतर रहा है। आपको क्या लगता है भारत इतना इतना कमजोर है कि आप इस तरह की हरकतें करेंगे और हम सुनते रह जाएंगे? आप हमारे जम्मू एयरबेस के ऊपर ड्रोन से अटैक करोगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? एक चीज याद रखिए, जब बहुत ज्यादा गहरी शांतता होती है ना, तब वो तूफान का अंदेशा होता है। पाकिस्तान के ये हमेशा से मंसूबे रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से भारत को परेशान किया जाए, भारत का खून बहे, यही पाकिस्तान की मंशा रही है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या चाहे वो और कोई युद्ध हो। लेकिन कारगिल युद्ध में जिस प्रकार से पाकिस्तान को हमने धूल चटाई, जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान को दिखाया कि सच्चा सैनिक कौन होता है, तो वो भारतीय सैनिक होता है। क्योंकि इस युद्ध के बाद पाकिस्तान अपने जो शहीद सैनिक थे उनको छोड़कर भाग गया डरपोक। इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें कि अपने शहीद सैनिकों का पार्थिव शरीर वो अपने देश के अंदर लेकर जाए, ये तक नहीं किया पाकिस्तान। लेकिन हमारी जो सेना है, ये सेना अपने सिद्धांतों के ऊपर और अपने भारतीय मूल्यों के ऊपर बनी हुई सेना है। हम उन चीजों पर विश्वास रखते हैं जिन्हें हम बहुत गर्व से कहते हैं हमारे भारतीय संस्कार। और उन शहीद पाकिस्तानी सैनिकों को हमने उन्हें अंतिम विदाई दी, और वो भी पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ, पूरे ऑनर्स के साथ। यह है हमारी भारतीय सेना।
आज मैं कारगिल युद्ध की कहानियां नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि शौर्य की कहानियां, वीरों की कहानियां ये आप लोग सुनते रहेंगे साल भर। हमारी भारतीय नौसेना भी कुछ पीछे नहीं थी। हमारी भारतीय थल सेना के साथ साथ जब वायुसेना 26 मई को जंग में टूट पड़ी थी, तब नौसेना भी शांत नहीं बैठी थी। हमारी भारतीय नौसेना के जो बैटलशिप्स थे, जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स थे, जो बड़े बड़े हमारे शिप्स थे जो जंग लड़ते हैं, इन शिप्स ने बहुत एक सुंदर स्ट्रेटेजी की। हमारे नौसेना अध्यक्ष ने उस समय बहुत सुंदर स्ट्रेटेजी की। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के बंदरगाहों पर, बंदरगाह से थोड़ा सा पहले जाकर वहां पर हमारी सारी जो शिप्स होती हैं, जो युद्ध नौकाएं होती है, उन युद्ध नौकाओं को वहां पर तैनात किया और एक प्रकार से ब्लॉकेड तैयार किया। ब्लॉकेड मतलब समुद्री रास्ता उन्होंने रोक दिया, जो समुद्री रास्ता पाकिस्तान की तरफ जाता है, वह समुद्री रास्ते को पूरे तरह से हमारे नौसेना ने पूरे तरह से रोक दिया। हमारी युद्ध नौकाएं वहां पर तैनात थी। और ये क्यों तैनात थी? एक टर्म है हमारी फौज में जिसे हम कहते हैं टू सफोकेट द रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि दुश्मन को जो खाना मिलता है, जो पानी मिलता है या जो हथियार मिलता है, उस रूट्स को बंद करो ताकि दुश्मन वहीं पर सफोकेट हो जाए, टू सफोकेट द रिसोर्सेज। और यही हमने करना चाहता, हमारी भारतीय नौसेना ने। हमारी युद्ध नौकाएं वहां पर तैनात थी जहां से आगे कोई भी व्यापारी नौका, कोई भी मर्चेंट शिप नहीं जा सकती थी। और हमने बहुत सारे मर्चेंट शिप्स जो पाकिस्तान में जाते हैं, जो पाकिस्तान को फ्यूल प्रदान करते हैं, पेट्रोलियम, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स ये जो देते हैं, उनको हमने रोक के रखा। कुछ दिनों के बाद नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट आया था मीडिया में कि जिस तरह से भारतीय नौसेना ने यहां पर ब्लॉकेड किया हुआ है, पाकिस्तान को जाम किया हुआ है, किसी भी व्यापारी नौका को अंदर आने की उन्होंने परमिशन नहीं दी है और सारी युद्ध नौकाएं तैनात है बिल्कुल अपने हथियारों के साथ। अगर वही चलता रहा तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन है, सिर्फ 6 दिन क्या उनके पास पीओएल मौजूद है। पीओएल मतलब पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स। ये सिर्फ 6 दिन का पाकिस्तान के पास मौजूद था कि पाकिस्तान 6 दिन जिंदा रह सकता था पेट्रोलियम के द्वारा। ये नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया था। इसीलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये भारतीय थल सेना, वायुसेना इसकी विजय थी। भारतीय नौसेना ने भी इस कामगिरी के साथ ऑपरेशन तलवार को लॉन्च किया था। और ये ऑपरेशन तलवार इतना सक्सेसफुल हुआ था जिसके कारण हमारे जो वायुसेना थी और थल सेना थी, इसे बल मिला था। द ट्राई सर्विसेज ऑलवेज वर्क टुगेदर एंड द ट्राई सर्विसेज are very important as far as the security and safety of the country is concerned. And ट्राई सर्विसेज का समन्वय बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने ये जो भाड़े के कपड़े लाए थे अपने सैनिकों के लिए और जो इनका भेष बदला था, उसके ऊपर बहुत सुंदर शेर याद आता है। डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह का एक शेर है और वो कहते हैं कि तुम भेष बदलकर मेरे देश में आए हो, इस प्रकार से मेरे देश में तुम आए हो कि तुम्हें लगता है हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है तुम कौन हो। और वो कुछ
शेर ऐसा है, लाख पर्दों से करो तुम वार हम पर, हम तुम्हारे रूप को पहचानते हैं। लाख पर्दों से करो तुम वार हम पर, हम तुम्हारे रूप को पहचानते हैं। अरे आग है हम, मत करो खिलवाड़ हमसे, हम जलाने का हुनर भी जानते हैं। चाहे तुम कितने भी पर्दे पहन लो, हम जानते हैं तुम कौन। तुम्हारे ये जो वार है, ये वार कोई काम के नहीं है, क्योंकि तुम वार ही करते रह जाओगे और हम तुम्हें जला डालेंगे, ऐसी हुनर हम में है। इस युद्ध ने एक नई चर्चा का निर्माण किया था, और वो चर्चा थी द मुजाहिदीन कल्चर। अब ये मुजाहिदीन कल्चर क्या है? पाकिस्तान में, अब ये इस्लामिक रिपब्लिक है, इट इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो नेचुरल है कि पाकिस्तान में काफी सारे मदरसे हैं। उन मदरसों में इन्हें जो पाठ पढ़ाया जाता है, वो पाठ कुछ इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि इनके दिमाग को रेडिकलाइज किया जाता है। और वो इस प्रकार से रेडिकलाइज किया जाता है कि सिर्फ हम ही वो हैं जो इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। हम में ही वो काबिलियत है जो इस दुनिया को हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को बहुत बहुत बचपन से, नर्सरी से इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है बच्चों को। और इस प्रकार की मानसिकता से जब बच्चे बड़े होते हैं, जब वो रेडिकलाइज होते हैं, जब उनके दिमाग में सिर्फ यही बैठ जाता है कि सिर्फ हम सर्वश्रेष्ठ हैं और कोई दुनिया में दूसरा कोई हमसे ऊपर नहीं उठ सकता, तो तब वो जो भाव है वो उनके मस्तिष्क में और शरीर में इस प्रकार हावी हो जाता है कि वो आतंक करने पर मजबूर हो जाता है। अगर आप सोचिए, एक मैगजीन में निकला था कि पाकिस्तान में करीब 35,000 मदरसे हैं। अगर इन 35,000 मदरसों से अगर मान लीजिए एक एक आतंकवादी भी अगर पैदा हुआ, तो आज पाकिस्तान के पास 35,000 आतंकवादियों की फौज है जो तैयार है हथियारों के साथ जंग लड़ने के लिए। आज पाकिस्तान ये क्यों करता है? आतंकवादी का खेल क्यों करता है? वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसके पास उसके वजूद की कोई वजह ही नहीं है कि वो एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र में बहुत सारे स्कॉलर्स पैदा हुए हैं, या कोई बहुत फेमस ब्रांड है उस देश का जिसकी वजह से वो देश जाना जाए। ऐसी कोई चीज है ही नहीं पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान जाना जाए तो किस चीज के लिए जाना जाए? तो उसने बड़ा एक सस्ता सुंदर टिकाऊ नुस्खा चुना, और वो सस्ता सुंदर टिकाऊ है आतंकवाद। सस्ता क्योंकि हमारा क्या जा रहा है? हमारा कुछ नहीं जा रहा है, जो जा रहा है वो आतंकवादी का जा रहा है। सुंदर मतलब अच्छा है, वी आर ब्लीडिंग इंडिया विद 1,000 कट्स। और टिकाऊ, ये इस प्रकार का प्रॉक्सी वॉर हम जारी रखेंगे, आतंकवादियों को भेजते रहेंगे। सस्ता सुंदर टिकाऊ नुस्खा ये पाकिस्तान ने अपनाया, और इस प्रकार से प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान चलाता आ रहा है। ये जो आतंकवादी होते हैं वो भी रेडिकलाइज होते हैं, और इसीलिए ये रेडिकलाइजेशन को कहते हैं कि मुजाहिदीन, मुजाहिदीन कल्चर। मुजाहिदीन मतलब जो सोचता है कि मेरा जो धर्म है इस्लाम धर्म, यही सबसे श्रेष्ठ है। माफ करिए, मैं किसी धर्म के ऊपर बात नहीं कर रही हूं, लेकिन ये मैं पाकिस्तान की मानसिकता के ऊपर बात कर रही हूं। और ये जो मुजाहिदीन कल्चर है, इस कल्चर को कहीं पर काटना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा कि आप आतंकवादियों को जन्म देना ये बंद करिए, क्योंकि आतंकवादियों का कोई मकसद नहीं होता।
आतंकवादियों का मकसद सिर्फ एक ही होता है और वो है दूसरे इंसान को मार डालो और आतंक फैलाओ, यही मकसद होता है। इतना ही नहीं, हमने देखा हुआ है कि कश्मीर में आए दिन रोज आतंकवादी ये मुठभेड़ में मारे जाते हैं और इन आतंकवादियों को हथियार ये देते हैं, ये पाकिस्तान का सैनिक, पाकिस्तान की सेना और प्लस चीनी सेना ये देती है। तो आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग मिलता है वो पाकिस्तानी सैनिकों से मिलता है, पाकिस्तानी सेना से मिलता है। अब इस प्रकार से आप अगर प्रॉक्सी वॉर जारी रखोगे हमारे देश के साथ, तो ये जाहिर है कि भारत एक ना एक दिन आपको जरूर आपका मुंह बंद करवाएगा और आपका नक्शा इस दुनिया से मिटा देगा। इस दुनिया में आप रहने के काबिल नहीं रहोगे। पाकिस्तान ये राष्ट्र था, ये लोग कुछ सालों के बाद भूल जाएंगे। खुद के वजूद के लिए किस हद तक कोई इंसान गिर सकता है। पाकिस्तान के युद्ध में, सॉरी, पाकिस्तान में हमेशा युद्ध में जो स्ट्रेटजीज अपनाई है वो बहुत गलत स्ट्रेटजीज अपनाई। कारगिल युद्ध में भी दो देशों के बीच करार होते हुए भी कि बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है इन महीनों में, तो हमने अपने परमानेंट जो अपने जो पोस्ट है चोटियों के ऊपर, उनको छोड़कर अपने परमानेंट बेस पे आ जाना चाहिए नीचे चोटियों के, और वहां पर हमने रहना चाहिए। ये करार होते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने धोखा दिया। ये इस प्रकार के हथकंडे अपनाता है। पाकिस्तान युद्ध में जब भी लड़ता है तब बहुत गलत तरीके इस्तेमाल करता है। ये जो आज का मेरा लेक्चर है, ये पाकिस्तान के ऊपर मैं कंसंट्रेट ज्यादा इसलिए कर रही हूं कि हमें हमारे दुश्मन की हर एक नस हर एक नस नस का पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार की सोच से बना हुआ है, इसकी सोच ऐसी क्यों है। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो सेना है वो सेना ये लड़ाई कम और बिजनेस ज्यादा इसमें विश्वास रखती है। अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे या आपने 4-5 दिन पहले का टीवी पर आया हुआ एक इंटरव्यू देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो सेना है वो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करती है, दूध बेचती है, मतलब दूध के पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है पाकिस्तान आर्मी, अनाज बेचती है। पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं जिन फैक्ट्रियों में अलग अलग चीजों का उत्पन्न किया जाता है। तो क्या एक सेना जो देश की रक्षा करने के लिए बनी हुई है, उसका यह काम है कि आप बिजनेस में पैसे कमाएं और आप ये चीजें करें? और ये चीजें वास्तविक रूप से है। ऐसी जब सेना होगी जो सिर्फ अपना जेब भरने की इच्छा रखती होगी, तो ये राष्ट्र कैसा होगा? एक चीज याद रखिए कि एक राष्ट्र ये बनता है उनके नागरिकों से, और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व सीमाओं के ऊपर करती है उनकी सेनाएं। अगर सेना सक्षम नहीं है तो राष्ट्र किस प्रकार सक्षम हो सकता है? अगर सेना पावरफुल तो वो राष्ट्र पावरफुल, अगर सेना कमजोर तो वो राष्ट्र भी कमजोर। और इसीलिए सेना और राष्ट्र ये जुड़े हुए हैं। युद्ध जीतती है कोई सेना नहीं, युद्ध जीतता है एक राष्ट्र।
भारत युद्ध जीता हम कहते हैं, भारतीय सेना युद्ध जीती ये नहीं कहते हम। और इसीलिए पाकिस्तान ने हमेशा इस प्रकार के हथकंडों को अपनाया है और पाकिस्तान हमेशा अपने मुंह के बल गिरा है। मेजर सोनम वांगचुक की मैं आज सुबह कहानी पढ़ रही थी, चोर बाटला के ऊपर उनका जो हमला था वो देख रही थी। लद्दाख स्काउट्स के वो एक बहादुर ऑफिसर थे। वो कहानी जब मैंने आज पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम जिस चीज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी चीजें इन सैनिकों ने की हुई हैं, इतने ज्यादा ऊंचाइयों के ऊपर कि आश्चर्य लगता है। क्या यही हमारे सैनिक हैं? चोर बाटला का हाइट 18,000 फीट से 20,000 फीट तक का है। और ये चोर बाटला जो रिज है ये बिल्कुल बैंग ऑन एलओसी है, नॉर्थ साइड में बैंग ऑन एलओसी। और यहां पर जब कारगिल युद्ध छिड़ा था तब बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद था, टेम्परेचर माइनस में चले गए थे। और ये अंदेशा था कि दुश्मन जब हर चोटी के ऊपर है तब चोर बाटला के पास भी आया होगा। और इसीलिए मेजर सोनम वांगचुक इन्होंने अपनी एक पेट्रोलिंग टुकड़ी को आगे भेजा जिसमें 4 जवान थे। ये पेट्रोलिंग टुकड़ी जो है 20 किलोमीटर ये लोग दूर चढ़े चोर बाटला के रिज के ऊपर। और वहां पर वो जो रिज है वहां पर उन्होंने अपना एडम पोस्ट बनाया। इतनी ज्यादा हाइट्स में ऑक्सीजन की कमतरता होती है, आप सबको पता है। किस प्रकार से ये सैनिक चढ़े होंगे और वो भी एक रात में, रातों रात ये सैनिक चढ़े, बर्फ के बीच में से चढ़े। वहां पर चढ़कर जब उन्होंने अपने पोजीशंस लिए और थोड़ा सा नीचे देखा तो उन्हें दिखे 4 सैनिक दुश्मन के ऊपर आ रहे थे। इन लोगों ने अपने हथियारों को तैयार किया। मेजर सोनम वांगचुक को बताया कि 4 दुश्मन के सैनिक ऊपर आ रहे हैं। मेजर सोनम ने कहा रुको, उनको अच्छे से पास आने दो और फिर उनको गोली मारकर मार दो, गोली दाग कर मारो। इन्होंने इंतजार किया। इस ठंड में राइफल पकड़ना भी इतना मुश्किल होता है और जब ग्लव्स पहनकर हम राइफल पकड़ते हैं तब बर्फ की वजह से वो ग्लव से हाथ भी स्लिप होता है। इसीलिए निशाना भी ठीक सटीक पोजीशन पर लगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन फिर भी हमारे सैनिक ये बंदूक लेकर, निशाना लेकर वहां पर बैठे थे अपने पोस्ट के ऊपर। आपको लगता होगा पोस्ट के ऊपर बैठना मतलब अच्छा सा गद्दा वद्दा रख के बैठे होंगे मस्त से आराम से टेंट में वगैरह। बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा टेंट होता है, वहीं पर बर्फ के ऊपर हमारे सैनिक लेटते हैं। देखिए आप लोगों के लिए हमारे सैनिक क्या क्या सहन करते हैं। वो 4 दुश्मन जैसे ऊपर आए वैसे मेजर सोनम ने ऑर्डर दिया आरटी सेट पर और फायरिंग हुआ और इन 4 सैनिकों को मार दिया। वहीं पर इन लोगों को रात को रहने का ऑर्डर मिला। दूसरे दिन सुबह एकदम से अचानक से दुश्मन की बहुत कड़ी फायरिंग आनी शुरू हो गई, तगड़ी फायरिंग आनी शुरू हो गई। यहां से रेडियो सेट से इन लोग इन्फॉर्म कर रहे थे कि सर बहुत तगड़ी फायरिंग आ रही है, लेकिन इनका रेडियो सेट काम नहीं कर रहा था क्योंकि वातावरण में बहुत ज्यादा ठंड और फॉग थी। लेकिन कुछ समय बाद जब वातावरण खुला तब वो मैसेज पहुंचा सके और मेजर सोनम ने ये डिसाइड किया कि मुझे तुरंत मेरी टुकड़ी को लेकर मुझे खुद को जाना होगा। He led his team from the front और मेजर सोनम ये अपनी टीम को लेकर निकल पड़े। दूसरा दिन की बात है ये। दूसरे दिन जब निकल पड़े
तब उस बर्फीले इलाके में एक एक कदम रखना कितना मुश्किल होता है, आप समझ नहीं सकते कि कहीं हमने कदम रखा और हम अगर बर्फ के नीचे अंदर धंस गए तो क्या होगा। लेकिन जो शूर होता है उसके साथ भगवान होता है, और जो अपने आप के ऊपर विश्वास रखता है वो हर चीज को मुकम्मल कर देता है। आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते फायरिंग दुश्मन की शुरू थी और इनके इनके ग्रुप में से एक सैनिक ये वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी ये लोग रुके नहीं, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और आगे बढ़ने के बाद इन्होंने, जब वो पहुंचे एडम पोस्ट के ऊपर, उन्होंने वहां पर पोजीशन ली और वहां से थोड़ा और ऊपर जाना था जहां पर दुश्मन मौजूद था, जहां पर दुश्मन के संगर मौजूद थे, वहां उन्हें जाना था। सोचिए, इतनी ठंड में 18,000 फीट की ऊंचाई, ठिठुरते हुए ठंड में बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए, अपने शरीर के साथ जूझते हुए, अपने दृढ़ निश्चय को साथ लेते हुए ये आगे बढ़े, ऊपर चढ़े और इस प्रकार से ललकार उठाई कि मारो दुश्मन को लगा साक्षात मौत हमारे आंखों के सामने आई, साक्षात मौत हमारे आंखों के सामने आई। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूं। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर जागो, रक्त के लाडले भक्त जागो, सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जगे, खप्पर वाली काली जगे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, नरमुंडों का माला वाला जगे कपाली कैलाशी। रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। अरे रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला शाम जगे, कहने वाला शाम जगे। मानो उनके रक्त में अंगार भराई, और इन लोगों ने जिस प्रकार से हमला किया दुश्मन के ऊपर, दुश्मन नेस्त नाबूद हो गया, वहां पर लाशें छोड़कर भाग गया। और इस प्रकार से चोर बाटला के ऊपर हमारा तिरंगा लहराया। युद्ध जब चलता है तब देश के अंदर क्या माहौल होता है। देश के अंदर हम सब चिंतित होते हैं अपने सैनिकों के लिए, लेकिन यह सिर्फ 4 दिन की कहानी होती है, सिर्फ 4 दिन की। हम बाद में सैनिकों को भूल जाते हैं, वो क्यों मुझे नहीं समझता। हर तरफ तूफान था बस 4 दिन, रक्त में उफान था बस 4 दिन, भूल सारे भेद सारे फासले, साथ हिंदुस्तान था बस 4 दिन। टोलियों से भरी राहें बस 4 दिन, कहीं आंसू कहीं आहें बस 4 दिन, थामने को बड़ी बाहें बस 4 दिन, सरहद पर थी निगाहें बस 4 दिन। 4 दिन में सब कहानी हो गया, 4 दिन में खून पानी हो गया। अरे लड़ रहा है जो देश की सरहदों पर, 4 दिन में वो कहानी हो गया। इस प्रकार हमारे सैनिकों को कहानी मत होने दीजिए, उन्हें जीवित रखिए अपने अंदर, जोश भरिए अपने शरीर में और अपने मस्तिष्क में, और उनका जो बीड़ा है वो उठाने की हिम्मत रखिए। इस राष्ट्र को हमें विश्व गुरु बनाना है,
और जब हम इस राष्ट्र को विश्वगुरु बनाएंगे, तब हम असली रूप से प्रहरी कहलाएंगे। एक प्रहरी वो होता है जो हर किसी के अंदर की बुराइयों के ऊपर प्रहार करे और उस इंसान को जागरूक करे, एक सच्चे देशभक्त के रूप में। आइए इस कारगिल विजय दिवस को हम इस प्रकार मनाएं कि हम वचन ले कि हर बच्चा ये राष्ट्रभक्ति का पाठ अपने दोस्त को पढ़ाएगा, राष्ट्रभक्ति की एक कहानी अपने दोस्त को बताएगा, राष्ट्रवीरों की कहानी एक देशभक्त को, एक अपने बच्चों को बताएगा और हर बच्चे को देशभक्त बनाएगा। देशभक्ति यही हमारा अगर बीड़ा हो तो मुझे लगता है हम अपने ध्येय प्राप्ति की ओर बढ़ जाएंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहां पर समाप्त करती हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 1 घंटा यहां पर थे और मेरी बातें सुनी। आशा करती हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप सच्चे प्रहरी बनकर जाग उठोगे। और जाते जाते एक मेरी तरफ से और एक संदेश, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, हे ईश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, शतबार मेरा जन्म हो, शतबार मेरा जन्म हो। जय हिंद, जय प्रहार। Thank you, ma'am. Here I declare that the program is over. Thank you. Jai Hind, Jai Prahar.